जय हिंद। आज मैग्नेटिज्म के इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जानने से पहले हम जानेंगे कि मैग्नेटिक सोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक सोर्स सर, मैग्नेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है? माने जिससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जानते हैं तो कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स आपका बैटरी होता है, जनरेटर होता है। उसी तरह मैग्नेटिक सोर्स का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होता है, वही मैग्नेटिक सोर्स कहलाता है। तो मैग्नेटिक सोर्स हमारा दो होता है सर, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर। माने मैग्नेटिक सोर्स हमारा दो तरह का, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा आपका क्या होता है सर, करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं इसको पढ़ाऊंगा, करंट कैरिंग कॉइल के बारे में हम पढ़ाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ाएंगे कि करंट कैरिंग कॉइल से कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मतलब मैग्नेटिक सोर्स यहाँ कहने का मतलब है सर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, उसी को मैग्नेटिक सोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक सोर्स हमारा दो तरह का होता है, एक परमानेंट मैग्नेट है सर, और दूसरा आपका क्या है, करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर। करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर से भी आपका क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ये अभी सिंपल याद रखिए कि जो मैग्नेटिक सोर्स होता है वो दो होता है, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा आपका करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर। इतना याद रखिए। आपको मैं इसके बारे में, दोनों के बारे में पढ़ाऊँगा। हमको यहाँ पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। हमने बतलाया था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी इमेजिनरी लाइन को हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो कहता है ना, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना कम होगा। तो किसी भी मैग्नेटिक सोर्स से, या वो परमानेंट मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल हो, किसी भी मैग्नेटिक सोर्स से जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट होता है उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट फ्रॉम मैग्नेटिक सोर्स is known as magnetic flux. Clear? Total number of magnetic lines of force emit from magnetic source is known as magnetic flux. Magnetic flux is represented by phi. ये आपका क्या है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और इसका यूनिट जो होता है सर, एसआई यूनिट, वो होता है वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। इसको हम WB से एब्रिविएट करते हैं, मतलब छोटा फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम WB लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो वेबर होता है, और वेबर जो है इसका एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो आप समझ गए, किसी भी मैग्नेटिक सोर्स से, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल हो, उससे जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट होता है उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। इसको हम WB से क्या करते हैं, एब्रिविएट करते हैं। क्लियर? तो अब बात है, ऐसा एजम्पशन लिया जाता है, थियोरेटिकल ऐसा माना जाता है कि जो यूनिट नॉर्थ पोल होता है, जो एक वेबर वाला नॉर्थ पोल होता है, वह 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट आउट करता है। माने जिस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ 1 वेबर होता है, उससे 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट आउट होता है। थियोरेटिकली ऐसा माना जाता है। थियोरेटिकली इट इज एज्यूम्ड दैट यूनिट नॉर्थ पोल रेडिएट आउट ए फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। माने जो यूनिट नॉर्थ पोल होता है, माने जिस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ 1 वेबर होता है,
उससे 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट आउट होता है। ऐसा थियोरेटिकली एजम्पशन लिया जाता है। तो जैसे मान लो कि हमारा कोई 1 यूनिट नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल माने जिसका स्ट्रेंथ कितना होगा, स्ट्रेंथ जिसका आपका क्या होगा सर, 1 वेबर होगा। इससे कितना फ्लक्स रेडिएट आउट होता है, रेडिएट आउट फ्लक्स इज इक्वल टू 1 वेबर, माने इससे 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट होता है। कितना वेबर का होता है, 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट होता है। तो जैसे कोई पोल स्ट्रेंथ है जो आपका क्या है सर, आपका m वेबर का है, कितना वेबर का, m वेबर का फ्लक्स है, माने कोई यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो m वेबर का है, तो उससे टोटल नंबर ऑफ निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, m वेबर। जैसे यूनिट नॉर्थ पोल है, माने जिस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ 1 वेबर है उससे 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट आउट होता है, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट भी आपका वेबर ही होता है और आपका पोल स्ट्रेंथ का यूनिट भी वेबर ही होता है। तो जैसे मान ले कि कोई यूनिट नॉर्थ पोल है जिसका स्ट्रेंथ 1 वेबर हो, उससे 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट आउट होता है। तो कोई नॉर्थ पोल है जिसका स्ट्रेंथ m वेबर है, कितना वेबर, m वेबर, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाई बराबर m वेबर नहीं लिखेंगे, हाँ फाई बराबर m वेबर लिखेंगे। क्लियर। इसका मतलब है कि कोई नॉर्थ पोल है जिसका स्ट्रेंथ m वेबर है सर, कितना वेबर, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाई बराबर आप क्या लिखिएगा, फाई बराबर भी लिखोगे m वेबर। क्लियर। हाँ, और नोट पॉइंट हमको क्या करना है सर, नोट पॉइंट में हम आपको मैं बता दूं 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ लाइन्स ऑफ फोर्स, माने 10⁸ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या सिंपली लाइन्स ऑफ फोर्स, या लिखते हैं 10⁸ मैक्सवेल। क्या बोलते हैं, 10⁸ मैक्सवेल। हाँ, तो आपको याद रखना है कि 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ आपका लाइन्स ऑफ फोर्स, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। माने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट आपका वेबर होता है। और ऐसा थियोरेटिकली एजम्पशन लिया जाता है कि 1 वेबर वाला नॉर्थ पोल 1 वेबर का फ्लक्स रेडिएट आउट करता है। तो किसी नॉर्थ पोल का आपका जो स्ट्रेंथ है m वेबर है, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, m वेबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m वेबर। क्लियर। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये समझना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं सर। किससे, B से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय B। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है क्या, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। जैसे हम कहते हैं ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी कहने का मतलब क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर में आपका व्हीकल्स का आपका मूवमेंट कितना है, वही हमारा ट्रैफिक डेंसिटी कहलाता है। माने कम एरिया में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स चल रही है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। माने मतलब यदि रोड हमारा पूरा फक्का रहे, खाली रहे, तो कहेंगे कोई ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। डेंसिटी मेजर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये मेजर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के 1 वर्ग मीटर में कितना नंबर ऑफ फ्लक्स है। माने 1 वर्ग मीटर में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स होगा, फ्लक्स डेंसिटी आपका उतना ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं। हाँ, तो आपका क्या है सर, ये बतलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बतलाता है कि 1 वर्ग मीटर में कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम इसको डिफाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइंड किया जाता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, माने पर यूनिट एरिया ऑफ ए कॉइल, किसी कॉइल के
कॉइल कहने का मतलब है सर जैसे कोई वायर है, इसको हम सर्कुलर इस तरह इसको टर्न कर दें, या इसी वायर को हम रेक्टेंगुलर ऐसे इस तरह कर दें, तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉइल कहलाता है। माने 2 या 2 से ज़्यादा टर्न में यदि इस वायर को हम उंड कर देंगे तो इसको कॉइल बोलेंगे। इसको हम इस तरह कर देंगे तो ये भी आपका कॉइल हो गया, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कॉइल कहलाएगा और ये सर्कुलर कॉइल कहलाएगा। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ ए कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। माने किसी कॉइल के पर यूनिट एरिया में, किसी कॉइल के पर यूनिट एरिया में नॉर्मली माने लंबवत, नॉर्मली मतलब लंबवत, किसी कॉइल के पर यूनिट एरिया में नॉर्मली जितना फ्लक्स पास करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा लिखना चाहूँगा सर। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो, फ्लक्स डेंसिटी बी। माने किसी कॉइल के पर यूनिट एरिया में जितना नंबर ऑफ फ्लक्स नॉर्मली पास करता है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, लंबवत। माने जैसे सपोज दैट सर एक कॉइल है, ये आपका मान लो रेक्टेंगुलर कॉइल है मेरा, एक मिनट, ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इस कॉइल का ये आपका एरिया हो गया, ये आपका क्या हो गया सर, एरिया। तो इस कॉइल के पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया जैसे पर यूनिट एरिया माने 1/a, पर यूनिट लेंथ मतलब 1/l, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब आपका क्या होता है 1/v। तो आपका क्या है, जैसे मान लो कि हमारा क्या है सर, ये एरिया में 5 फ्लक्स पास कर रहा है, तो यूनिट एरिया में आपका क्या हो जाएगा 5/a। तो यही कहला गया पर यूनिट एरिया। तो किसी कॉइल के जैसे मान लो ये आपका एरिया है, तो इसके पर यूनिट में जितना नंबर ऑफ फ्लक्स नॉर्मली पास करता है, माने इसके जितना नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया में नॉर्मली पास करता है उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। देखो जैसे सर मान लो कि हमारा क्या है सर, कि जैसे मान लो कि हमारा एक कोई कॉइल है, ये कोई हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इसके हमारा क्या है, इसका एरिया ए है। तो इसके ए एरिया में आपका सर, ए एरिया में क्या हो रहा है, ए एरिया में आपका जैसे मान लो हमारा कोई कॉइल है, तो ये एरिया में 5 फ्लक्स पास कर रहा है नॉर्मली। माने इस कॉइल के पर यूनिट एरिया में ए एरिया में, माने इस कॉइल का जो एरिया ए है, इस एरिया के नॉर्मली 5 फ्लक्स पास कर रहा है, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा 5/a। और यूनिट एरिया में जितना आकर है, यूनिट एरिया में जितना फ्लक्स पास करता है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। जैसे सपोज डैट मेरा ये कोई कॉइल है जिसका एरिया सर ए है, एरिया क्या है, ए है, तो ये एरिया में नॉर्मली माने लंबवत परपेंडिकुलरली 5 फ्लक्स पास कर रहा है। माने ए एरिया में 5 फ्लक्स, तो यूनिट एरिया में आपका कितना हो जाएगा 5/a फ्लक्स पास करेगा। तो यूनिट एरिया में जितना फ्लक्स पास करता है उसी को ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। इसीलिए बी बराबर हम क्या लिखेंगे 5/a लिख देंगे। क्लियर, बी बराबर क्या लिखेंगे 5/a। अब इसका मेजर कैसे करेंगे, इसको वेबर में मेजर करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं एरिया को, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला। माने टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और 1 टेस्ला बराबर क्या, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोलते हैं, और 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। माने जैसे कोई कॉइल है, इसके ए एरिया में लंबवत परपेंडिकुलरली 5 फ्लक्स पास कर रहा है, लिख दिए ए एरिया में 5 फ्लक्स, तो यूनिट एरिया में 5/a। तो यूनिट एरिया में जितना फ्लक्स पास करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बोलते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5/a। तो अगर यदि इसका यूनिट लिखोगे तो फ्लक्स का वेबर और इसका मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ फ्लक्स डेंसिटी यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम अलग अलग कंडीशन लिखेंगे सर कि अलग अलग हमारा कंडीशन क्या होता है। जैसे देखो कि हमारा मान लो कि ये हमारा क्या है, कोई कॉइल है, ये हमारा कोई कॉइल है और ये कॉइल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सर। क्या रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली ये हमारा कॉइल रखा हुआ है। और इस कॉइल का एरिया ए है। माने ये हमारा कोई कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। मतलब हमारा क्या है, कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मेरा कॉइल है। माने कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो जैसे सपोज डैट जैसे हवा उधर से आ रही है, मान लो उस डायरेक्शन से इधर आई है, तो इसको हम ऐसे खड़ा कर दें तो ये जो अपोजिशन होगा वो मैक्सिमम ना होगा। माने हवा का जो वेग का जो आपका अपोजिशन होगा इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। माने जैसे मान लीजिए उधर से कोई सामने, हम किसी के सामने खड़ा हो जाए तो हम जो अपोजिशन होगा मैक्सिमम होगा। हवा का वेग उधर से इधर आ रही है, हम इसको ऐसे रख दें तो अवरोध जो उत्पन्न होगा, अपोजिशन जो होगा इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। तो उसी तरह हमारा कोई कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के सर परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका जो होगा इस कॉइल से मैक्सिमम फ्लक्स ना पास होगा। क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स इस कंडीशन में पास होगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, केस हमारा फर्स्ट क्या कहता है, when coil is placed perpendicularly in the magnetic field, in the direction of magnetic field, माने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हम परपेंडिकुलरली कॉइल को प्लेस्ड कर दें तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है। क्या करता है? मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है। माने कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माने फील्ड के डायरेक्शन के हम परपेंडिकुलरली पास कर दें तो हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में फ्लक्स पासिंग जो होगा, फ्लक्स पासिंग हमारा जो होगा वो क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। माने मैक्सिमम फ्लक्स इस कंडीशन में पास होगा। अभी ना बताए, जैसे रख दोगे परपेंडिकुलरली रख दोगे तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स पासिंग हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। माने फाई मैक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा। और चूंकि जानते हो बी बराबर होता है फाई बाई ए, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। तो यहाँ जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी है तो बी लिख दिए, कॉइल का एरिया क्या है, ए है तो ए हो जाएगा। माने मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी जो हमने ये लिखा बी इंटू ए, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ याद रखिएगा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। माने हमारा जो फ्लक्स होता है सर, फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी देखो हमने कॉइल के परपेंडिकुलरली रखा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में कॉइल में मैक्सिमम फ्लक्स और फाई मैक्स बराबर क्या लिखेंगे, बी इंटू ए। क्लियर? इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। अब हमारा क्या है भैया कि हम कॉइल को जो है मैग्नेटिक फील्ड के हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में रख दे रहे हैं। माने ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और हम कॉइल को इसी के पैरेलल रख दिए। माने हम क्या कर दिए, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, हम कॉइल को इसी के पैरेलल रख दिए तो इस क्या होगा, इसके सरफेस से मिनिमम फ्लक्स ना पास होगा। हाँ इस कंडीशन में आपका क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स पास होगा। माने जैसे मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, हम कॉइल को इसी के डायरेक्शन में प्लेस कर दिए तो ये जो कॉइल का एरिया है इस एरिया से मिनिमम फ्लक्स ना पास होगा। हाँ कैसा फ्लक्स पास होगा, मिनिमम फ्लक्स। माने ये जो देख रहे हो एरिया, ये एरिया आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के आपका क्या है सर, पैरेलल है।
माने ए एरिया पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इस एरिया से आपका क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स पास होगा। क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फाई मीन हो जाएगा, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0। माने इस कंडीशन में हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई मीन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई मैक्स हो जाएगा, और फाई मैक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा फाई मीन हो जाएगा, और हमारा फाई मीन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। माने इस कंडीशन में कॉइल में लगभग 0 फ्लक्स क्या होगा, लिंक होगा, माने पास करेगा। अब देखो हमारा क्या है सर, मान लो कि हमारा जो कॉइल है ना, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकुलर एंगल में रखा हुआ है। मैंने जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, हमारा कॉइल ऐसे रखा हुआ है, माने ये हमारा कॉइल जो है वो इस तरह रखा हुआ है। देखो ये कॉइल का एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा फील्ड का एक्सिस ले ले रहे हैं, ये फील्ड का एक्सिस हो जाएगा, और एक कॉइल का एक्सिस। देखो तो दोनों जो है एक दूसरे से थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। एक कॉइल का एरिया हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो हम देखो ऐसे यदि लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सिस ए दिखा दिए और कॉइल वाला एक्सिस ए दिखा दिए। ए, इसका एरिया क्या है सर, ए है। ये कॉइल का जो एक्सिस है उसको हमने ए दिखा दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा एक्सिस है उसको हमने बी दिखा दिया, और दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या है सर, थीटा है। क्या है, थीटा। तो देखो ना, मतलब कॉइल का जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हमारा इसका कितना हो जाएगा, 2 कंपोनेंट एरिया का होगा। ये इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया और ये वाई एक्सिस मान लिया। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। माने थीटा पर कंपोनेंट एरिया का क्या होगा, ये कॉस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा ये जो है इस पर क्या होगा, ए साइन थीटा। ए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस पर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, और इसमें जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो देखो तो ये कॉस थीटा जो है सर, ये कॉस थीटा आपका बी के डायरेक्शन में है, माने बी जिधर है उसी, माने ए एरिया जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। माने ये एरिया जो है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा सर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस एरिया में जो फ्लक्स लिंक होगा वो मिनिमम माने ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। माने ये कॉस थीटा, एरिया को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, एक ए कॉस थीटा, दूसरा ए साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा जो है वो बी के ही सेम डायरेक्शन में है, माने फाई मीन आपका 0 हो गया। तो लेकिन ये एरिया जो है वो आपका फील्ड के डायरेक्शन के 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, माने ये एरिया परपेंडिकुलर। तो जब एरिया परपेंडिकुलर रहा है तो इस एरिया में मैक्सिमम फ्लक्स ना, तो उस कंडीशन में आपका फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। और हमारा बी तो ऑलरेडी बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, मैग्नेटिक फील्ड, तो फाई बराबर बी, और ए का बदले आप क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। माने इस एरिया में हमारा क्या होगा, लिंक करने वाला, पास करने वाला जो फ्लक्स होगा वो बी ए साइन थीटा होगा, और इस एरिया में जो ए कॉस थीटा है वो चूंकि बी के पैरेलल है, बी से कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए इसमें कोई फ्लक्स नहीं, ऑलमोस्ट 0। तो फाई मीन 0 हो जाएगा। और ये जो एरिया देख रहे हो ये साइन थीटा वो आपका क्या है, बी के लंबवत है। तो बी के लंबवत है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा तो आपका फाई बराबर क्या जानते हो, बी इंटू ए, चूँकि फाई बराबर बी इंटू ए। अब बी का वैल्यू तो मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ये है, दे ही दिए, और ए बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा। यहाँ एरिया ए साइन थीटा है तो ए साइन थीटा, माने फाई बराबर बी ए साइन थीटा। अब देखो हमारा क्या आ गया सर, फाई बराबर आपका आ गया है बी ए साइन थीटा। माने यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, माने थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री कहने का मतलब क्या है, ये कॉइल, माने कॉइल जो प्लेस है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है हमारा थीटा, माने थीटा इज द एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। माने कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, माने कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा रहे, तो उस कंडीशन में आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर ही होता है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। माने देखो प्रूफ भी हो गया
कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत हो, परपेंडिकुलर रखा रहे, तो उसमें मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। माने बी फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। अब देखो सर, थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का मतलब है सर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के आपका क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल रहेगा तो कोई एंगल नहीं बनाएगा 0 डिग्री। तो चूंकि देखो फाई बराबर क्या होता है, बी ए साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू 0, माने फाई बराबर 0। माने इस कंडीशन में आपका 0 फ्लक्स पास होगा माने कॉइल से। माने जब हमारा कॉइल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा रहे तो इस कंडीशन में 0 फ्लक्स पास होगा, और जब हमारा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा रहे तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। यही तो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे मान लो ना कि हमारा क्या है कि आप, जैसे हमने छोटा सा शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग 12th में पढ़े होंगे ना कि हमारा जो डी फाई होता है, डी फाई इज इक्वल टू होता है आपका क्या होता है सर, बी डॉट डी एस। माने इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट माने स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी है भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी माने बी डी एस कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और जानते हो स्मॉल एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्मॉल एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे हमारा क्या है ना कि जैसे मान लो कि आपका क्या है सर, ये आपका कॉइल बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉइल बना रहा है एंगल। ये जो थीटा यहाँ देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल। लेकिन यहाँ जो थीटा है सर वो एरिया और बी के बीच का एंगल है। जैसे मान लो कि हमारा क्या है, जैसे हमने देखा कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ डी साई बराबर आया बी डी एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ फाई बराबर हम लिखे हैं बी ए साइन थीटा। कहिएगा सर ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, कन्फ्यूजन कैसे। हाँ भैया, यहाँ जो थीटा जो है ना ये कॉइल बना रहा है एंगल। क्या बना रहा है, कॉइल। और यहाँ जो थीटा है वो आपका एरिया डी एस और बी के बीच का एंगल है। और ये जो स्मॉल एरिया होता है इसका डायरेक्शन आपका इसके लंबवत होता है, एरिया के लंबवत होता है सर। देखो एरिया के लंबवत होता है, माने ये आपका डीएस का डायरेक्शन होगा। ये जो स्मॉल एरिया आप देख रहे हो डीएस, इसका डायरेक्शन जो होता है एरिया के सरफेस के लंबवत होता है। ये जो डीएस देखते हैं, डीएस स्मॉल एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होता है इसके सरफेस एरिया के लंबवत होता है। तो अब देखो, जैसे मान लो कि हमारा क्या है कि हमारा ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है सर, और हमारा कोई कॉइल ऐसे रखा हुआ है, माने लंबवत रखा हुआ है। तो लंबवत ऐसे रखा हुआ है तो इस एरिया का, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा ये नहीं होगा, माने ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो एरिया है, एरिया स्मॉल एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस एरिया का डायरेक्शन इधर ही होगा ना, माने इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा इधर ही होगा, माने डीएस का डायरेक्शन इधर ही होगा और बी का भी डायरेक्शन इधर है। तो देखो तो इस कंडीशन में डीएस और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। और यहाँ जब 0 डिग्री रखोगे तो हमारा डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एस, माने मैक्सिमम फ्लक्स। तो देखो तो जब लंबवत है तो उस कंडीशन में इस फार्मूला से भी कैसा फ्लक्स आया, मैक्सिमम। क्लियर। माने देखो ना स्मॉल एरिया का जो डायरेक्शन होता है ना, माने एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, और जब हम कॉइल को क्या कर दिए हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिए हैं, तो ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमारा कितना हो जाएगा, बी के पैरेलल हो जाएगा। माने बी और डी एस के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर बी इंटू डी एस, और बी इंटू डी एस क्या है, मैक्सिमम। और यहाँ देखो तो यहाँ कॉइल जो है लंबवत रखा हुआ है, तो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से आपका 90 डिग्री बना रहा है। माने यहाँ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ भी रखोगे 90 डिग्री, तो फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आएगा बी इंटू ए। 90 डिग्री रखो ना जी। तो यहाँ समझना है, यहाँ एरिया के डायरेक्शन, ये जो थीटा है वो एरिया के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के डायरेक्शन का एंगल है। माने ये आपका जो एंगल थीटा है यहाँ वो आपका एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन उसके बीच का एंगल है। और यहाँ जो हम थीटा देख रहे हैं ये कॉइल बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉइल बना रहा है बी के साथ एंगल।
अब देखो हमारा क्या है सर, जैसे मान लो कि हमारा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा कोई कॉइल ऐसे रखा हुआ है इसी के पैरेलल, तो इसका जो एरिया होगा वो इधर होगा ds और ये आपका b, तो दोनों के बीच का एंगल क्या डिग्री हुआ 90 डिग्री। माने जब पैरेलल रखा रहे तब ds का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा ds, तो ds और b के बीच का एंगल 90 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री रखोगे तो आपका d फाई कितना हो जाएगा, d फाई आपका कितना हो जाएगा 0। तो देखो तो पैरेलल में यदि हम रखते हैं यहाँ से थीटा बराबर 0 डिग्री, माने जब कॉइल हमारा बी के साथ आपका पैरेलल रहे तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा 0 फ्लक्स। तो दोनों तरीका से भी वही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका 12th में SC वर्मा में दिया हुआ होगा और ये आप पढ़ोगे VK मेहता में तब ये दिया होगा। दोनों कंडीशन में समझा दिए। यहाँ जो थीटा है वो कॉइल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, और यहाँ जो थीटा है वो जो सरफेस का जो डायरेक्शन है, एरिया को जो डायरेक्शन है O और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल है, और यहाँ थीटा जो है वो कॉइल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल। तो हम कॉइल वाला जो एंगल वाला लिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल लिए हैं उसमें हम फाई बराबर लिखे BA साइन थीटा, और जब हम एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है जब हम डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं फ्लक्स को, तो हम क्या लिखे हैं d फाई बराबर B ds कॉस थीटा। दोनों तरीका से हमने बता दिया, देख लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझ गए होंगे। आज फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।